Welcome class 10th. Class 10th, so today we are going to do with the continued part of exercise 7.2. As you know that we are going with exercise 7.2. In the previous video I have discussed about the various examples of exercise 7.2. So in this video I am going to explain the sum number 7. This is the sum number 7. Till now we have done the sum number 6 तक हमने कर ली है. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सम नंबर 7. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो सम नंबर 7 एक्सप्लेन करने से पहले आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मिड पॉइंट फार्मूला. ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ मिड पॉइंट फार्मूला. व्हाट इज़ द मिड पॉइंट फार्मूला? स्टूडेंट्स, सी कि इफ़ देर आर द 2 पॉइंट ए एंड बी एंड इफ सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, if C is the midpoint of A and B, ठीक है, then what are the coordinates of C? हमने ये निकालना है कि C के क्या coordinates होंगे अगर C A और B का क्या है मिड पॉइंट है. एंड A और B के अगर कोऑर्डिनेट मैं x1 y1 ले लूँ, इसके कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 ले लूँ और C के कोऑर्डिनेट x एंड y ले लूँ, ठीक है, देन व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ C? देन C इज़ द मिड पॉइंट. ठीक है जी, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है मैंने आपको पहले भी बताया, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. ठीक है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो x की, जो वैल्यू आएगी वो y की. ठीक है, तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x और y. तो जो भी इसका आंसर आएगा वो इसके मिड पॉइंट हो जाएंगे. दिस इज द मिड पॉइंट. उसको हम बोलेंगे कि दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट. ठीक है जी, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं. x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. वेरी ईजी. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसलिए मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. AB क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल. मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक सर्कल बना हुआ है. ओके, AB क्या है? एक सर्कल का डायमीटर है. ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? हुज सेंटर इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल. हुज सेंटर मतलब इसका सेंटर पॉइंट क्या गिवन है? 2 एंड -3. 2 और -3 गिवन है सेंटर पे. B पॉइंट क्या गिवन है? 1 एंड 4. ठीक है स्टूडेंट्स, 1 एंड 4 गिवन है. ओके, तो स्टूडेंट्स हमें क्या निकालें? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A. मतलब A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहते हैं आप फाइंड करके दिखाओ. ओके, ये हमने फाइंड आउट करना. तो स्टूडेंट्स देखो, जो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं लेट कर लेती हूँ मैं x1 और y1 है. ठीक है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स को मैं ले लेती हूँ x2 और y2 इस तरीके से. ठीक है, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है. ओके, ये कोऑर्डिनेट्स है ना, इसको मैं ले लेती हूँ x और y. समझ गए? जो साइड वाले हैं x1 y1, x2 y2 और x और y, ये ले लेती हूँ. ठीक है जी, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? हमें इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या गिवन है, 2 और -3. इट इज़ गिवन दैट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स. ठीक है, तो मिड पॉइंट मुझे पता है क्या है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ xy क्या है मिड पॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या गिवन है? 2 एंड -3. ठीक है, x1 y1 ये मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे नहीं पता है. b के कोऑर्डिनेट्स 1 और 4 गिवन है विच इज़ इक्वल टू x2 और y2. ओके, मिड पॉइंट फार्मूला के अकॉर्डिंग x इक्वल टू क्या होता है? x1 प्लस y1, x1 प्लस x2 अपॉन 2. ठीक है, और y के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? y1 प्लस y2 अपॉन 2. ओके, सो नाउ x की वैल्यू बेटा देखो यहाँ पे क्या है. x की वैल्यू है, ये देखो यहाँ पर जो ये वाला मैंने x लिया हुआ. ठीक है, xy इज इक्वल्स टू 2 और -3. ठीक है, मैं फिर से लिख रही हूँ, साफ साफ लिख रही हूँ. x1 y1 मुझे फाइंड आउट करना है, x2 और y2 क्या है? 1 और 4. ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है? 2. और x1 की वैल्यू क्या है? x1 तो मुझे फाइंड आउट करना है, यानी कि उसकी जगह पे कुछ भी नहीं लिखूँगी. ठीक है, x2 कितना है? यहाँ से कंपेयर करके देखो 1. x2 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे नीचे 2. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो y की वैल्यू यहाँ पे देखो, y की वैल्यू यहाँ पे है -3, तो दिस इज -3. y1 तो मुझे फाइंड आउट करना है. y2 की वैल्यू देख लो, y2 की वैल्यू है 4 अपॉन 2. ठीक है, 2 × 2 इज़ 4. 4 इक्वल टू x1 प्लस 1. ठीक है, x1 कितना आ जाएगा? 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3. दिस वन इज़ द वैल्यू ऑफ x1. ठीक है, इसी तरीके से y1 निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3 × 2
विच इज़ इक्वल टू -6, y1 + 6, y1 + 4. Okay, now y1 is equals to -6 - 4, so y1 is equals to -10. ठीक है जी, तो यहाँ पे ये आगे क्या x1 y1 के कोऑर्डिनेट क्या आगे, x1 है 3, y1 कितना है -10, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये वाले कोऑर्डिनेट हमने a पॉइंट के निकालने हैं 3 एंड -10। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे विद द हेल्प ऑफ अ मिड पॉइंट। ओके, so next I'm going to explain the example number 8, which is also a very important example. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज अ पॉइंट डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। एक लाइन गिवन है हमें, एक लाइन गिवन है इस तरीके से a और b। ठीक है, a के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 और -2, b के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -7 और 4। ठीक है, वो कहते हैं कि आपने ना इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट करने का मतलब है कि इस लाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, अ पॉइंट डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसको a और b को मैं आपको कोई भी लाइन दे दूँगा ना, मैं आपको बोलूँ कि आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। देन दिस इज़ 1 पार्ट, दिस इज़ 2 पार्ट, ये तीसरा पार्ट अपने आप हो गया। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, अगर स्केल के साथ करोगे तो 3 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे, मैंने आपको बता दिया कि ये 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो लेट इसका नेम रख लेते हैं हम p, इसका नाम रख लेते हैं हम q। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि p और q आर द पॉइंट्स जिसने कि a और b को क्या किया है, ट्राइसेक्ट किया, मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, तो वो अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ट्राइसेक्शन के, यानी कि मुझे p के कोऑर्डिनेट चाहिए और q के कोऑर्डिनेट चाहिए। p के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, q के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से किस तरीके से p और q के कोऑर्डिनेट आएंगे। देखो स्टूडेंट्स, अगर तो मेरे पास एक ऐसी लाइन हो जैसे मैंने अभी यहाँ फाइंड आउट किया a और b, और सेंटर के c के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने में, मतलब ये मिड पॉइंट है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के फटाफट फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पॉइंट जो है अब 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, 1 2 और 3 हिस्से हैं। यहाँ पे 2 पार्ट्स थे, ठीक है ना, 2 पार्ट्स थे, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। जब भी 3 पार्ट की बात हो ना, ट्राइसेक्शन की बात हो, देखो स्टूडेंट्स, अगर ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, मान लो कि ये जो पूरी लेंथ है ना, लाइन की पूरी लेंथ है, वो 3 यूनिट्स है। ठीक है ना, 3 यूनिट्स है, तो इसको अगर मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करना हो तो कितना कितना हिस्सा आएगा, इक्वल हिस्सा, इक्वल करना, वहाँ पे लिखा हुआ कि इक्वल पार्ट्स, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये 1 1 और 1 होएगा। ठीक है ना, टोटल 3 हिस्से हैं, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि अगर ये 3 यूनिट है तो 1 1 1 आएगा। ठीक है, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये कोई लाइन है, वो 9 यूनिट्स की लाइन है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना, क्या करोगे, 3 3 और 3 कर दोगे, 3 इक्वल हिस्सों में। ठीक है ना, तो 3 3 3 और ये आपको पता है कि इसको डिवाइड करोगे तो तभी ये 1 1 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब 1 1 1, तीनों रेशो क्या आएगी, 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसकी जो है ना रेशो को फाइंड आउट कर लिया है कि अगर टोटल लेंथ 3 है ना, इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो रेशो क्या आएगी, 1 1 एंड 1, ट्राइसेक्शन की रेशो। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, मुझे फाइंड आउट करनी है p की वैल्यू। ठीक है, आपको सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना आता है। सेक्शन फार्मूला हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि अगर a और b 2 पॉइंट है, p पॉइंट को इन्हें बाइसेक्ट कर रहा है, इन 2 पॉइंट को कोई m1 और m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये x1 y1 पॉइंट्स है, ये x2 y2 पॉइंट्स है, ये आप सेंटर वाले x और y वाले पॉइंट्स अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना, इस पर हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला से मेरे पास ये x और y, मतलब कि सेंटर वाले जो इन पॉइंट को डिवाइड कर रहे हैं, वो वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं क्या करने लगी हूँ, a वाला पॉइंट और b वाला पॉइंट किस तरीके से लेने लगी हूँ। देखो, अगर a के कोऑर्डिनेट हैं 2 और -2, ठीक है, यहाँ पर है पॉइंट p, ये 1 है, ये है b। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि यहाँ पे q पॉइंट नहीं है, मान लो कि यहाँ पे q पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो a से लेके p तक की जो रेशो है वो कितनी है, 1 है। p से लेके b तक की अगर मैं आपको बोलूँ कि रेशो कितनी है या लेंथ कितनी है लाइन की, तो आप क्या बोलोगे, 1 + 1 है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, कैन आई राइट इट दिस,
आप सिर्फ इसी लाइन को अभी देखो, इसी वाली लाइन को अभी देखो, ए वाली जो पॉइंट है 2 और 2 है, मुझे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। थोड़ी देर के लिए हम क्यू पॉइंट भूल जाते हैं, एक एक करके फाइंड करेंगे। पहला क्यू का फाइंड करेंगे, फिर क्यू पी का करेंगे, फिर क्यू का। ठीक है, यहाँ पे रेशो ले रही हूँ 1। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन मैं इसको लिख सकती हूँ कि रेशो क्या है 1 + 1 दैट इज़ 2। ओके, तो यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 7 और 4। स्टूडेंट्स देखो, अगर यहाँ पे मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या मेरे पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं? अप्लाइंग द सेक्शन फॉर्मूला एट दिस पॉइंट, और मेरे पास ये वाले सेंटर वाले पी वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं यही करने लगी हूँ, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाने लगी हूँ, इसके ऊपर सेक्शन फॉर्मूला लगाने लगी हूँ। ओके, तो देखो सेंटर वाले कोऑर्डिनेट को अगर मैं x मान लूँ, यहाँ पे मैं मान लूँ कि p के कोऑर्डिनेट कोई मेरे पास है x और y है। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट x और y मान लो आप, तो किस तरीके से लिखोगे? m1x2, पहले तो फॉर्मूला लगा लो, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ओके, y के कोऑर्डिनेट m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। ओके, सिंपली देखो ध्यान से, अब x = m1 की वैल्यू बेटा जी 1, m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू है 1। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, m1 है 1। ठीक है, m2 है 2। ठीक है, x1 और y1 का कोऑर्डिनेट है ये वाला 2 and -2, x2 और y2 वाला कोऑर्डिनेट है ये वाला -7 और 4। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ, ये वाला m1x2, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू यहाँ से कितनी लिखोगे -7। ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू भी 2, m1 + m2 यानी कि 1 + 2। ओके, y m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू यहाँ से लिखो 4, m2 की वैल्यू 2, उसके आगे y1 की वैल्यू यहाँ से -2, m1 + m2 यानी कि 1 + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। क्या आएगा? -7 + 4 = 3, y = 4 -4, ठीक है, = 3। तो स्टूडेंट्स ये तो ज़ीरो ही हो गया, 4 - 4 तो ज़ीरो ही हो गया। x = क्या आएगा? -7 + 4 दैट इज इक्वल टू -3.3। तो y = 0, x = -1 और 0। ठीक है, x = -1 एंड y = 0, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स मुझे p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे, p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -1 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो दो कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे p और q के, p के कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं, दिस इज इक्वल टू -1 एंड 0। अब मेरा काम क्या है? q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना। ओके, देखो स्टूडेंट्स, q के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किस तरीके से करोगे आप? देखो अब क्या है, p के कोऑर्डिनेट को मैंने इस तरीके से फाइंड आउट किया है। यहाँ पे मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, सिर्फ क्या रेशो ली? 1 रेशो इधर वाली ले ली मैंने 2। ठीक है, अगर q पे अगर आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो q पे, देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि इस तरीके से q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए a के कोऑर्डिनेट है 2 एंड -2, b के कोऑर्डिनेट है -7 और 4। ठीक है, -7 एंड 4। ओके, अब मुझे p नहीं फाइंड करना, मुझे q फाइंड करना है। जब q फाइंड करना है ना, तो q लिख लो, p को नहीं लिखना, p को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, तो किस तरीके से करोगे? देखो q के इधर वाली साइड पे 1 और 1 है, मतलब रेशो कितनी होगी? 2, मतलब 2 यूनिट्स आ गए ना, ये लाइन 2 यूनिट्स की है, और q से लेके b तक का क्या डिस्टेंस है? 1। ठीक है, तो रेशो कितनी होगी? 2 एंड 1। इस केस में जो पहला वाला लिया था ना p वाले केस में, इस केस में रेशो थी 1 और इधर वाला साइड जो थी वो 2 थी। ठीक है ना, इसी तरीके से करने, जितने भी क्वेश्चन आए आपको इसी तरीके से करने हैं आपने। ये रेशो आएगी 2 इधर और यहाँ पे 1 इधर। ठीक है, और q वाला पॉइंट फिर आप x और y ले लो, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगी सेक्शन फॉर्मूला, किस तरीके से? 2 × -7 एंड 1 × 2। ठीक है स्टूडेंट्स,
आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पर आपको इस तरीके से भी करना आना चाहिए। नीचे क्या होता है, रेशोज़ का सम होता है। ओके, y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। नीचे 2 + 1। ओके, इसको सॉल्व कर लो। -14 + 2 अपॉन 3, y इज इक्वल्स टू 8 - 2 अपॉन 3। ठीक है, x इक्वल टू ये क्या आएगा, -12 अपॉन 3, y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3। ओके, x इक्वल टू व्हाट, -4 एंड y इज इक्वल्स टू व्हाट, 2। सो नाउ q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -4 और 2। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे q के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे -4 एंड 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। लगाना सेक्शन फार्मूला ही है, आपको पता है, मैंने आपको सिखाया सेक्शन फार्मूला। आप सिंपली क्या करोगे, q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए 1 इधर वाली रेशो 2। ठीक है, q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो 2 इधर, 2:1। ठीक है, 2:1, इधर 2 इधर 1। तो अप्लाई सिर्फ सेक्शन फार्मूला करना, उसके साथ आपके पास सेंटर वाला जो पॉइंट है उसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, इसके साथ आपकी बुक में सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन आप इसका जो है वो खुद सॉल्व करोगे। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट भी आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन है इसका, बिल्कुल ट्राइसेक्शन के पॉइंट फाइंड करने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 8th क्वेश्चन फ्रॉम योर NCERT बुक, एक्सरसाइज 7.2। If A and B are these coordinates, find the coordinates of P such that AP is equals to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB। एक लाइन सेगमेंट गिवन है AB, इसी तरीके से A and B। ओके, A की कोऑर्डिनेट गिवन है -2 एंड -2, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 एंड -4। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक लाइन सेगमेंट गिवन है, इस तरीके से लाइन सेगमेंट है। ठीक है, पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट की कोई इस पॉइंट पे है, ये नहीं है कि वो सेंटर में ही है ना, मतलब मिड पॉइंट नहीं है, वो सेंटर में नहीं है, कोई एक पॉइंट है, किसी पॉइंट पे वो लाई कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो कहते हैं कि ए और पी इज इक्वल्स टू, ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी। 3/7 ऑफ ए बी का मतलब पता क्या है, ए पी वाला जो डिस्टेंस है ना, वो ए बी के 3/7 हिस्से के बराबर है। ठीक है, ये देखो किस तरीके से होगा स्टूडेंट्स। देखो, अगर मान लो मैं पूरी इस लाइन को 7 यूनिट्स ले लूँ, कि ये कोई 7 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, तो ए पी को अगर मैं लिखती हूँ, अगर आपने रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, अगर मैं ए पी को लिख सकती हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू 3/7 पार्ट, तो पी बी को अगर मैंने लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगी, पी बी को अगर मैं लिखना हो ये डिस्टेंस लिखूँगी तो क्या आएगा, देखो, इज़ इट इक्वल टू 4/7। तो तभी मैं ए पी और पी बी वाली लाइन जो है 3/7 + 4/7 विच इज़ इक्वल टू 1, मतलब इनकी रेशो जो है वो 1 की इक्वल बनेगी। ठीक है, मैं कह सकती हूँ कि अगर ये वाला पार्ट जो है वो 3/7 के इक्वल है, तो पी बी वाला पार्ट अगर ये 3 है और ये 4 है, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट की अगर मैं रेशो अगर फाइंड आउट करूँ तो दिस इज़ इक्वल टू 3/7, इस पार्ट की अगर रेशो फाइंड आउट करूँ तो दिस इज़ इक्वल टू 4/7। ठीक है, तो कहना इससे कि ये पार्ट जो है वो 3 है और ये पार्ट जो है 4 है, तो इसकी रेशो क्या बन गई, 3:4। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपने इस तरीके से इसकी रेशो को जज करना है कि पूरा कंप्लीट ले लो। 7 है, ये ऊपर वाली रेशो 3 लिखी हुई है, ये वाली रेशो मुझे नहीं पता थी, पी और बी की रेशो, मतलब ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता था, मैंने किस तरीके से फाइंड आउट किया, 7। ठीक है जी, तो ये रेशो, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस हमें गिवन है 3। ठीक है, इसकी रेशो मुझे गिवन थी 3/7, तो पी और बी तक की रेशो क्या आएगी, 4। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इफ़ ए एंड बी आर ये वाली पॉइंट्स है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अगर हमने यहाँ के क्या करना है, पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको अब इजी नहीं लग रहा कि ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, उसकी रेशो भी गिवन है, बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, इस पर सिर्फ मेन पॉइंट यही समझने वाला था कि 3/7 इसकी रेशो गिवन थी ए और पी की। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आप ले लोगे कि टोटल ये 7 यूनिट्स है, ये क्या है 3, और बाकी जो बच गया वो ऑब्वियसली वो 4 ही होगा। ठीक है, तो ऐसी एक और एग्जांपल मैं आपको दे के बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास आए 5/9। ठीक है ना, जैसे मैं आपको बोलूँ कि ए और बी का डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और ए पी क्या है, 5/9 ऑफ ए बी है।
ठीक है, रेशो गिवन है, रेशो की फॉर्म में गिवन है। ओके, सो देखो ध्यान से, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये टोटल लाइन जो है वो क्या होगी, 9 यूनिट्स है, टोटल 9 यूनिट्स है। ठीक है, AP क्या है 5, तो ये ऑब्वियसली बताओ कितनी हो जाएगी, अगर इसको टोटल 9 बनाना है तो ये लाइन कितनी होनी चाहिए, ये P पॉइंट तक ये लाइन कितनी होनी चाहिए बच्चे, ये 4 यूनिट्स ही होनी चाहिए, तभी ये 9 बनेगी। सो नाउ इसकी AP की रेशो क्या बन गई 5/9, इसकी बन गई 4/9। ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट कुछ गिवन होंगे, B के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, P के कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है ना, तो हर क्वेश्चन आपने इसी तरीके से करना है, इसको ध्यान से देख लो एक बार। ठीक है, अब A के कोऑर्डिनेट्स आगे -2, 2 एंड -4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P। देखो स्टूडेंट्स, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P आप अप्लाई कर लो सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे x1 और y1 के कोऑर्डिनेट गिवन है -2 एंड 2। ठीक है, x2 और y2 के कोऑर्डिनेट गिवन है 2 एंड -4। ओके, m1 है बेटा जी 3, m2 है बेटा जी 4। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आपने फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा लो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, y1 पे m2 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट्स, सारी वैल्यूज़ आप खुद पुट करोगे या आप खुद करोगे क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास। ओके, ये आप खुद करोगे स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी सम नंबर 9 फ्रॉम योर NCERT बुक। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। A के कोऑर्डिनेट गिवन है -2 एंड 2 और B के कोऑर्डिनेट गिवन है 2 और 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब A और B के कोई ऐसे 3 पॉइंट, कौन से पॉइंट हो गए वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ये वाली लाइन। स्टूडेंट्स देखो 4 इक्वल पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। मान लो ये पॉइंट P1 है, पॉइंट P2 है, कितने पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 हो गए अब। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। ठीक है, 1 2 3 4। अब क्या करने हैं, इनके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट होने, इसके कोऑर्डिनेट और इनके कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट होने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स आप एक बार देखो कि किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कोऑर्डिनेट। देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ये लाइन। ठीक है, देखो अगर A और B ये लाइन है, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट P2 की बात करूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, यह पॉइंट P2 जो है वो पूरा इस लाइन के सेंटर में है। ठीक है ना, इस सेंटर में है ना ये वाला पॉइंट। तो अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब होता है कि देखो अगर ये मान लो ये लाइन पूरी 4 यूनिट्स है ना, तो ये 1 1 1 और 1 है, 4 इक्वल पार्ट्स तभी बनेंगे। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट P2 की बात करूँ तो ये देखो ये भी 2 है, तो ये भी 2 है, 2 सेंटीमीटर, तभी इक्वल ही है। तो दिस इज़ द व्हाट मिड पॉइंट है, सेंटर में है, जितना इधर है उतना ही इधर है। दिस मीन्स कि P2 इज द मिड पॉइंट, P2 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P2 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर मिड पॉइंट है, अगर इसके कोऑर्डिनेट में XY ले लूँ तो स्टूडेंट्स P2 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आप P2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। किस तरीके से करोगे, आपको पता है कि x क्या वैल्यू क्या होती है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, y1 प्लस y2 अपॉन 2 अगर P2 इज़ अ मिड पॉइंट है। ठीक है, सो नाउ x इक्वल टू x1 कितना है -2, x2 कितना है 2। ओके, सो विच इज़ इक्वल टू 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 ना, y1 की वैल्यू क्या है 2 और y2 की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 0 और इधर y की वैल्यू क्या आएगी 10/2 दैट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, इसका मतलब P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं मेरे पास 0 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लो एक बार फिर से हमने इसको चेंज कर दिया। P2 के कोऑर्डिनेट मैंने निकाले हैं मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, देखो ध्यान से, अब ये लाइन क्या बन गई है मेरे पास, A के कोऑर्डिनेट है -2 और 2, B है 2 और 8, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, यहाँ पे है P3, इक्वल डिस्टेंसेस पे। P2 के कोऑर्डिनेट अब मुझे पता लग चुके हैं 0 एंड 5 में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे पता करना क्या है, P1 और P3 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। देखो बच्चे, मैं कह सकती हूँ कि अब ये P2 के कोऑर्डिनेट मुझे पता लग गए हैं। P1 जो है A और P2 का मिड पॉइंट है, इसके सेंटर में है। ठीक है, और P3 जो है वो P2 और B का मिड पॉइंट है, इसके सेंटर में है। ठीक है, इस पर भी मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यही वाला मैं काम करने लगी हूँ कि नाउ P1
इज मिड पॉइंट ऑफ, ये किसका मिड पॉइंट बन गया है, ए एंड P2 का मिड पॉइंट बन गया है। ओके, सो ए है -2 and 2 एंड P2 है 0 and 5। ओके, एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1, ठीक है, क्या करूँगी, सिंपली x वाले ऐड करके 2 के साथ डिवाइड हो जाने, y वाले ऐड करके 2 के साथ डिवाइड हो जाने, ठीक है। इफ़ आई से कि P1 के कोऑर्डिनेट x और y हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू फिर से -2 + 0, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, y इज इक्वल टू ये वाला और ये वाला ऐड करके 2 के साथ डिवाइड कर दो सिंपली। x इक्वल टू -2/2 दैट इज इक्वल टू -1, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 + 2 7, सो 7/2, ठीक है जी। सो P1 के कोऑर्डिनेट के आगे -1 and 7/2, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ -1 and 7/2। अब मेरे पास क्या आ रहा है कि P3 के कोऑर्डिनेट चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, P3 के कोऑर्डिनेट किस तरीके से आएंगे। नाउ P3 इज मिड पॉइंट ऑफ, ये आप खुद करोगे, पॉइंट ऑफ P2 एंड B2 8, ठीक है। तो P2 के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 and 5 और B के कोऑर्डिनेट क्या है, 8, ठीक है। हमने किसके निकालने हैं, P3 के निकालने हैं। सिंपली क्या करो, x वाले ऐड कर दो, 0 + 2/2, 5 + 8/2, ठीक है। P3 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मिड पॉइंट 2.21, 5 + 8 यानी कि 13/2 विच इज़ इक्वल टू 13/2। P3 के भी कोऑर्डिनेट के आगे 1 और 13/2। सो दिस विल बी योर आंसर, P1 P2 P3 3 कोऑर्डिनेट ही हमें फाइंड आउट करने थे। देखो मैंने मिड पॉइंट लगाया सिंपली, पहले मैंने लगाया कि A और B गिवन था, उसमें से मैंने ये देखो A और B गिवन था, इसमें से मैंने पहले P2 की फाइंड आउट कर ले मिड पॉइंट लेके, फिर P1 जो है वो A और P2 का मिड पॉइंट है, इन दोनों को मिड पॉइंट लेके ही इसका फाइंड कर लिया, फिर P3 इन दोनों का मिड पॉइंट बन रहा है, फिर इसका फाइंड कर लिया, इसका ऐसे किया मैंने, ठीक है। सो इस तरीके से करना आपने क्वेश्चन, ओके। So next students, I am going to give you the hint of the sum number 10, that is find the area of the rhombus if its vertices are this, taken in order। एरिया ऑफ rhombus निकालना, उसकी वर्टिसेस 4 वर्टिसेस गिवन है। देखो इसका मैं आपको हिंट दे रही हूँ, क्वेश्चन आप खुद करोगे। एरिया ऑफ rhombus आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, आपको पता है कि एरिया ऑफ rhombus होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स, ठीक है। एंड इसके डायगनल हम फाइंड आउट करेंगे। डायगनल देखो स्टूडेंट्स किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, मेरी बात सुनो। अगर मुझे ये डायगनल फाइंड आउट करना है AC और मुझे फाइंड आउट करना है BD, ठीक है स्टूडेंट, इस पर मैं लगाऊंगी डिस्टेंस फार्मूला AC पे ऊपर, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और BD में भी मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से AC पे लगेगा डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में किया था उसी तरीके से, ओके। तो इसका आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे, इसका भी आपने फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना, ओके। सो 1/2 ये वाले 2 डिस्टेंसेस यहाँ पे प्रोडक्ट करोगे, जो आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, दैट विल बी योर एरिया ऑफ द rhombus, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आता है, मैंने लास्ट एक्सरसाइज में सिखाया, आप खुद करोगे तो ये आप जो सम्स जो है ये वाला खुद करोगे, ओके। सो थैंक यू सो मच। कंप्लीट योर एक्सरसाइज 7.2 and exercise 7.3 is not in your syllabus now, it is excluded now, so वो हम नहीं करेंगे। your chapter is complete till here, so complete the chapter number 7 on your notebooks everyone।